time, cause I'm a bring in the fall. Bake the Kyojin rattle before. Raise the globe to save my home with rays of hope, embracing all. Raging memories giving a call. Racist enemies they shall fall. Hence your fate I'll liberate and raid my rage as I break the walls. Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. I hope all of you are doing good. मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं डाले हैं. As I explained in the short yesterday, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी. अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ मैं. But anyways, we are back to the videos. मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा रेगुलर रहने की. बुज्जिमा का रिएक्शन और मेरा खुद का एक गाना डालने का मेरा प्लान है अभी रिसेंटली, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें फटाफट. अब गाने में घुसने से पहले आई वांट टू एड्रेस अ फ्यू थिंग्स. तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपने मेरा कृष्णा का मचाएंगे 4 का ब्रेकडाउन देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं ट्रैक में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों काउंट करता हूँ अब, और उसके बाद एक ट्रैक क्वालिटी का एक मेजर भी मैं लगाता हूँ एट द एंड ऑफ द ट्रैक, तो वो मैं इस ट्रैक में भी करूँगा. इसके अलावा मैं रिसेंटली देख रहा था कि क्योंकि मैंने मेरे लास्ट जो वीडियोस थे वो लाइक बीफ रिलेटेड ही थे, तो वहां पर बहुत लोग ने ये बोलना स्टार्ट किया कि ब्रवीशी बायस्ड है. बायस एग्जैक्टली कब होता है? बायस एग्जैक्टली तब होता है जब आप एक आर्टिस्ट को सर्टेन पैरामीटर्स पे जज कर रहे हो, उस पैरामीटर्स पे उसको आप खराब बोल रहे हो, दूसरे आर्टिस्ट को आप उन्हीं पैरामीटर्स पे खराब ना बोलें. मेरे को लगा कि मैक्सिमम एमिवे फैंस को ये प्रॉब्लम है. वो बोल रहे थे कि आई एम बायस्ड टुवर्ड्स कृष्णा और व्हाटएवर. बट भाई मैंने एमिवे को जिन कैटेगरीज पे या फिर जिन पैरामीटर्स पे क्रिटिसाइज किया है, मैंने कृष्णा को भी उन्हीं सेम पैरामीटर्स पे क्रिटिसाइज किया है. एंड आई वाज लिटरली द ओनली गाय जिसने कृष्णा के नेगेटिव्स भी पॉइंट आउट करे थे इन दोस डिस ट्रैक्स. आई वाज द ओनली गाय जिसने ब्रेकडाउन के बाद कृष्णा को नेगेटिव पॉइंट्स दिए हों. तो आई डोंट नो वेयर ऑल दैट बायस कमेंट इज कमिंग फ्रॉम. ठीक है, ऑल्सो इट्स, मैं अगर किसी चीज को खराब या अच्छा बोलता हूँ, दैट्स माय ओपिनियन एंड यू कैन हैव योर्स. सो that's called subjective opinion. वो हो ही सकता है. ठीक है. Anyway, so all of that is cleared. Now let's jump into the track. लिरिक्स में जाने से पहले मैं बस एक चीज बोल देना चाहता हूँ कि भाई ट्रैक की बीट काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग थी, जिसकी वजह से मैं एक पॉइंट नेगेटिव पहले ही डाल दूंगा. Now let's jump into the lyrics and the rest of the track. Forever, forever, forever. ये जो इंट्रो आता है फॉरएवर फॉरएवर, तब तक इंट्रो तक ये ठीक है, बाद में इस चीज को एज अ हुक भी यूज करा गया है. आई फेल्ट द हुक कुड हैव बीन मच मच बेटर. तो जब हुक आएगा एज अ हुक इसको यूज करा जाएगा, तब मैं इसके बारे में और बातचीत करूंगा. एज एन इंट्रो इट वाज ओके. Glory is inconceivable for those deluded with hate. My mental clarity eternal in its lucidest state. जो लोग हमेशा हेट ही देखते हैं चारों तरफ या फिर हेट ही देखना चाहते हैं, उनके लिए ग्लोरी जो है वो ग्लोरी को समझ ही नहीं पाते. दैट्स द मीनिंग ऑफ द लाइन. वेरी सिंपल. नेक्स्ट लाइन है माय मेंटल क्लैरिटी इटर्नल इन इट्स ल्यूसिडेस्ट स्टेट. तो ल्यूसिड का मतलब होता है सिंपल या फिर क्लियर. ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि MTV हसल पे जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके लिरिक्स बहुत ज्यादा ल्यूसिड हैं, मतलब कि उनके लिरिक्स क्लियर है और सिंपल है, तो उस चीज को हम ल्यूसिड कहते हैं. बट क्योंकि ल्यूसिड का मीनिंग क्लियर भी होता है, तो उसके साथ मेंटल क्लैरिटी को ब्रदरवी ने यहाँ पर कंपेयर किया है. अब मेंटल क्लैरिटी जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्लियर है, मतलब कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा सॉर्टेड हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है. तो ब्रदरवी बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मेरा माइंड जब अपने सिंपलेस्ट स्टेट में भी रहता है तब भी मेरा मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. मेरे को पता रहता है, मैं बहुत सॉर्टेड रहता हूँ, मेरे को पता रहता है मेरे को क्या करना है एग्जैक्टली. They can't grow, so they wish you fall and manifest malice. Their life is a blur, a tiny speck of Japanese phallus. They can grow, so they wish you fall and manifest malice. मतलब कि उनको वो खुद तो बढ़ नहीं सकते आगे, इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप भी गिर जाएं. And the next line is a very heavy bar. कहते हैं कि their life is a blur. Life is a blur होने का मतलब ये है कि जिंदगी में चीजें जो है वो आपके आसपास ब्लरीली चली जा रही हैं. ये चीज बहुत सिनेमैटिक एक सीन है. मैंने भी अपने एक वीडियो में करने की कोशिश करी थी एक्चुअली. सो बेसिकली ये जो सीन है ये चीज पोर्ट्रे करता है कि जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है जिसके लाइफ के बारे में बात की जा रही है, वो अपने आसपास की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकता. उसकी मेंटल क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो आसपास की चीजें उसे ब्लर लगती हैं. ये सब कुछ चला जा रहा है एक ब्लरीली, और वो किसी भी चीज को ना तो क्लियरली देख पा रहा है ना तो उस चीज को एंजॉय कर पा रहा है. सो उसका मीनिंग है द लाइफ इज अ ब्लर. फिर बोलता है अ टाइनी स्पेक. तो मतलब कि इनका जो लाइफ है उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसलिए अ टाइनी स्पेक. उसके बाद उस चीज को ब्रदरवी कंपेयर करते हैं विद जापानीज फैलस. जापानीज फैलस का मतलब होता है जापानीज पीनस.
ठीक है। तो अब जापानीज पॉर्न जो होता है उसमें पीनस को ब्लर कर दिया जाता है। ऑल्सो जनरली जापानीज लोगों के पीनसेस छोटे होते हैं, तो टाइनी स्पेक के साथ भी उसका कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। Machetas, mapulingo and machas don't fall back. मतलब कि मेरे जो बड़े भाई, छोटे भाई और सहोदर हैं वो कोई भी फॉल बैक नहीं करते, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो किसी से भी पीछे नहीं रहते। Got the streets covered like asphalt and tarmac. गॉट द स्ट्रीट्स कवर्ड का मतलब क्या है कि स्ट्रीट्स में हम लोगों का राज चलता है, बट टारमैक और एसफाल्ट जो होता है उन चीजों से रोड्स बनाए जाते हैं, तो वो लिटरली स्ट्रीट्स को कवर करते हैं। सो बेसिकली स्ट्रीट्स कवर्ड को एज अ डबल एंटॉन्ड्रे यहाँ पर यूज करा गया है विद द रेफरेंस ऑफ एसफाल्ट एंड टारमैक। Yo, my squad and I elite forever win in silence. You couldn't set the bar high with a liquor license. फिर वही बोल रहे हैं कि माय स्क्वाड मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथी रैपर्स हैं, वो हम सब एलिट्स हैं और हम साइलेंस में चुपचाप अपना काम करके निकल देते हैं। फिर ब्रदर भी कहते हैं कि यू कुडंट सेट द बार हाई विद अ लिक्विड लाइसेंस। अब बार हाई सेट करने का मतलब है कि तुम ऐसा काम करो जिससे कि लोग दूसरों को उस तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़े। दैट्स कॉल्ड सेटिंग अ बार, कि तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो कि एक हाइट सेट कर दे, अब जहां पर बाकी तुम्हारे जो कंपटीटर्स है उनको पहुंचना है, वरना उसके नीचे रहेंगे तो फिर बाकी लोग कहेंगे कि भाई ये तो उसके काम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो लाइक दैट्स कॉल्ड सेटिंग अ बार। तो सेट द बार का जो मेटाफर है उसको यहाँ पर यूज करा गया है, जो नॉट रियली मेटाफर, एक इडियम है वो, उसको यहाँ पर यूज किया गया है। लेकिन सेटिंग अ बार हाई के साथ लिक्विड लाइसेंस का यहाँ पर कंपैरिजन है, क्योंकि बार जो है उसमें दारू मिलती है, लिक्वर मतलब दारू। तो बार के पास लिक्वर दारू बेचने का लाइसेंस होता है, तो अगर तुम्हारे पास दारू बेचने का लाइसेंस भी हो तब भी तुम्हारा बार हाई सेट नहीं होगा। ये ब्रदर के कहने का मतलब है। Signing deals, stay efficient and maneuvered in stealth. Self-made, keep all the profits and accumulate wealth. साइनिंग डील, स्टे एफिशिएंट, मैन्यूवर इन स्टेल्थ, मतलब कि डील साइन करते हैं हम लोग, अपने काम में एफिशिएंट है, काम में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैन्यूवर इन स्टेल्थ मतलब कि बिना ज़्यादा आवाज़ किए हम लोग अपना काम करते रहते हैं। वही सेम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, नथिंग कॉम्प्लेक्स। सेल्फ मेड मतलब अपनी मेहनत से हम यहाँ पर आज खड़े हैं। कीप ऑल द प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेट वेल्थ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Brush the wrong way and I'ma have animals bleed. You could be Disney but you wouldn't be able to channel V. अच्छा, ब्रश द रॉन्ग वे का मतलब है कि किसी को गुस्सा दिला देना, कुछ ऐसा बोल देना जिससे कि दूसरे को चोट पहुंचे या फिर गुस्सा आ जाए या फिर खराब लग जाए, तो उसको कहते हैं ब्रशिंग समवन द रॉन्ग वे। इट्स ऑल्सो एन इडियम, मुहावरा है, ठीक है। इडियम का मतलब मुहावरा। तो ब्रश द रॉन्ग वे, लेकिन अगर आप दांत ब्रश करते वक्त खराब तरीके से ब्रश करें तो आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकल सकता है। तो एनामल्स मतलब मसूड़े, ठीक है। तो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि ब्रश द रॉन्ग वे एंड आई मे हैव एनामल्स ब्लीड। तो ब्रशिंग द रॉन्ग वे जो इडियम है उसको भी यहाँ पर यूज करा गया है, उसका मीनिंग भी यहाँ पर यूज करा गया है, और लिटरल ब्रशिंग जो होता है, ब्रशिंग टीथ, उसका भी एक रेफरेंस यहाँ पर यूज करा गया है। ब्रशिंग द रॉन्ग वे एज अ डबल एंटॉन्ड्रे यहाँ पर यूज करा गया है। You could be Disney but you wouldn't be able to channel V. You could be Disney but you wouldn't be able to channel V. अब चैनलिंग समथिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज ऐसी कर दी हो जिससे कि किसी दूसरे का सिग्निफिकेंस समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रैपर बहुत अच्छे लिरिक्स लिख देता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर तो लग रहा है कि एमिनेम की आत्मा आ गई। इसी को अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इट्स लाइक हिज चैनलिंग एमिनेम। तो यहाँ पर जब ब्रदर भी कह रहे हैं कि यू वुडंट बी एबल टू चैनल वी, कि तुम कितने भी कोशिश कर लो तुम मेरी तरह काम नहीं कर पाओगे, मेरे लेवल का काम नहीं कर पाओगे। दैट्स द फर्स्ट मीनिंग। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है यू कुड बी डिज्नी। तो डिज्नी का क्या तात्पर्य है? चैनल वी जो है वो एक एक्चुअल चैनल है जिसका कि बाप बेसिकली डिज्नी है, क्योंकि चैनल बी को ओन करता है 20th सेंचुरी फॉक्स, जिसको ओन करता है अभी डिज्नी रिसेंट डील्स के बाद। तो और डिज्नी हॉटस्टार पे आपको चैनल बी का कंटेंट भी देखने को मिलेगा। सो बेसिकली चैनल बी का कंटेंट ओवरऑल डिज्नी ओन करता है। तो ये हो गया कि डिज्नी जो है वो चैनल बी का बाप बन रखा है फिलहाल। ये चीज याद रखना, नेक्स्ट लाइन में काम आएगा। You could be Disney but you wouldn't be able to channel V thanks to your daddy's income. तो डिज्नी जो है चैनल बी का बाप है, और उसी के साथ रैपर्स का कंपैरिजन किया गया है कि तुम्हारे बाप के इनकम के वजह से तुम यहाँ पर आज खड़े हो। With
your final molars inscribed with Buddhist text, you still couldn't carry wisdom. With your final molars inscribed with Buddhist texts, you still couldn't carry wisdom. इस चीज को हम कहते हैं हाइपरबोल, और ब्रदर भी ये हाइपरबोल्स बहुत ही बढ़िया करते हैं। तो फाइनल मोलार्स क्या होते हैं? फाइनल मोलार्स मतलब कि वो दांत जो सबसे एंड में निकलते हैं, सबसे एंड में निकलने वाले दांतों को विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो विजडम टीथ है उन पे अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हम डाल दें, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा विजडम रहती है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आप बन जाते हैं अगर आप, और बहुत ज्यादा वाइज आप बन जाते हैं अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स पढ़ ले। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे विजडम टीथ पे भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम लिख दें तब भी तुम्हारे में अकल नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया बात था, ये बात मुझे बहुत ही पसंद आया था इस गाने में। Doctor, these strange fields you marvel at, this victor's gonna doom your fate. आपको याद होगा कि कुछ लाइन पहले ही डिज्नी का रेफरेंस आया था, अब यहाँ पर डिज्नी के ओन्ड मार्वल कैरेक्टर्स का रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि मार्वल का भी डिज्नी ओन करता है, तो उसके साथ यहाँ पर रेफरेंस चालू है। पृथ्वी कहते हैं कि डॉक्टर दी स्ट्रेंज फील्ड्स यू मार्वल एट। डॉक्टरिंग समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को या तो ट्रीट करना या फिर कैरी करना, दोनों मीनिंग हो सकता है। तो कह रहे हैं कि तुम जो स्ट्रेंज फील कर रहे हो, तुमको जो अटपटा सा लग रहा है, उसकी मैं चिकित्सा कर दूंगा, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि यू मार्वल एट, मार्वलिंग एट समथिंग का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज को देखकर अचंभित हो जाना। सो कह रहे हैं कि तुम मेरे स्किल्स को देखकर मार्वल करते हो, मेरे स्किल्स की तरफ, यू मार्वल एट माय स्किल्स। बट देन अगेन इसमें रेफरेंस चल रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज का, जो कि एक मार्वल कैरेक्टर है। Doctor, these strange fields you marvel at, this victor's gonna doom your fate. This victor's gonna doom your fate। तो विक्टर का मतलब होता है विजेता, कि ब्रदर ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे विजेता है, कि वो ऐसे विजेता है जो कि तुम्हारे फेट को डूम कर देगा। फेट मतलब होता है किस्मत, और डूम करने का मतलब होता है कि उसको खत्म कर देना या फिर उसको ऐसी जगह पहुंचा देना जहां पर से वो वापस नहीं आ सकता। तो ब्रदर भी बेसिकली ये कह रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत को मैं बदकिस्मती में बदल दूंगा और मैं यहाँ पर विजेता बनूंगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली फिर यहाँ पर मार्वल रेफरेंसेस कंटिन्यू हो रहे हैं, क्योंकि विक्टर वॉन डूम मार्वल का एक कैरेक्टर है जो कि जिसको हम डॉक्टर डूम के नाम से ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, और डॉक्टर डूम के साथ बहुत बार कंपैरिजन किया जाता है डीसी के कैरेक्टर डॉक्टर फेट का। मुझे पता नहीं कि उसका रेफरेंस यहाँ पर ब्रदरवी ने इंटेंशनली डाला है या नहीं, लेकिन यहाँ पर उसका भी एक रेफरेंस बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले लाइन में ही डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस था, उसके बाद डॉक्टर डूम का रेफरेंस आया, एंड देन अगेन फेट वर्ड आता है, जिसके साथ हम डॉक्टर फेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक और कॉमिक कैरेक्टर है। Doctor, these strange fields you marvel at, this victor's gonna doom your fate and stretch you out like pants around the Yokozuna waist. इसके बाद फिर ब्रदर जी कहते हैं stretch you out like पैंट्स ऑन योकोजुना वेस्ट। योकोजुना एक जापानीज रेसलर है जो कि काफी ज्यादा मोटे हैं, तो उनको लंबे लंबे या फिर बड़े बड़े वेस्ट वाले पैंट्स की जरूरत होती है, और वो बोल रहे हैं कि उनके पैंट्स की तरह आई विल स्ट्रेच यू आउट। बट स्ट्रेच यू आउट का एक और मीनिंग होता है, एक और नहीं एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं, तो बेसिकली ट्रिपल ऑन्टाउंड्रे हम इसको बोल सकते हैं। तो स्ट्रेच यू आउट का फर्स्ट मीनिंग हो जाता है किसी को मार देना। व्हेन यू किल समवन यू कैन से दैट दे आर स्ट्रेच्ड आउट, क्योंकि अगर किसी को मार दो और वो ऐसे हाथ पैर फैला के पड़ा हुआ हो तो उसको कहते हैं स्ट्रेच्ड आउट, ठीक है। स्ट्रेचिंग आउट का एक और मीनिंग होता है जब किसी के साथ सेक्स किया जाता है, किसी फीमेल के साथ सेक्स किया जाता है, तो उसका जो वजाइना होता है वो स्ट्रेच आउट हो जाता है, बड़ा हो जाता है बार बार सेक्स करने पे, तो उसको भी स्ट्रेच्ड आउट कहते हैं। लाइक स्ट्रेच यू आउट का वो मीनिंग भी होता है। सो इट्स अ ट्रिपल ऑन्टाउंड्रे। Forever, 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 forever. यहाँ पर ये जो इंट्रो था वही एज अ हुक आ गया। यहाँ पर मैं ये क्रिटिसिज्म देना चाहूंगा कि बहुत ही अंडरवेलमिंग हुक है। लाइक एज अ हुक दिस डज नॉट वर्क फॉर मी। ऑल्सो यहाँ पर जो बीट का ड्रॉप होता है ना वो भी बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग है। तो बोथ फॉर द हुक एंड द ड्रॉप आई एम गोइंग टू काउंट नेगेटिव पॉइंट्स। ऑल्सो ये हुक जितनी बार आएगा उतनी बार हम एक और नेगेटिव पॉइंट भी ऐड करेंगे, बिकॉज हुक इज मेंट टू मेक द सॉन्ग कैची एंड दिस डज नॉट। सो वो बार बार आने का वही मेन लाइक आइडिया होता है कि वो सॉन्ग को कैची बना दे। अब बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं भाई ये सॉन्ग तो बार हैवी सॉन्ग है, इट्स अ बार फेस्ट, तो यहाँ पर इसको एज अ ब्रिज यूज किया गया है, नॉट लाइक अ हुक। बट इसका भी हमारे पास एक बेटर एग्जांपल है विच इज माइक्रोफोन चेक ऑफ रफ्तार। बट इट्स वेरी कैची एंड इट्स वेरी क्रिएटिव, जो कि इस सॉन्ग में नहीं है। ऑल्सो क्योंकि ये
कोलैब बहुत ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड कोलैब था ब्रदर वी और कृष्णा का। सो इसलिए लाइक मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बट एटलीस्ट देयर विल बी अ डिसेंट हुक, बट दिस इज नॉट इवन डिसेंट टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको एक वैसा ही गाना सुनना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बार हैवी सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिरिक्स है, लेकिन हुक भी बहुत ज़्यादा कैची है, यू कैन गो लिसन टू फास्ट लेन बाय एमिनेम एंड रॉयस द 5'9". Basically, Fast Lane by Bad Meets Evil is the song you want to listen to if you want to hear a song जिसमें कि ऐसा बार हैवी सॉन्ग है। एक डुओ है जो कि बैक एंड फोर्थ करता है बार्स के साथ। The song is composed very well, although it is very lyrics heavy, and it also has a very catchy hook. एंड वैसा ही कुछ करना चाहिए था ब्रदर बी और कृष्णा को यहाँ पर। एंड मैं मेनली ब्लेम यहाँ पर ब्रदर बी पे डालूंगा क्योंकि ये गाना ब्रदर बी का है, उनके चैनल से आया है, कृष्णा का फीचरिंग है, और ऑल्सो ब्रदर बी की म्यूजिकलिटी अच्छी है क्योंकि हमने आइगरी नंदिनी सुना है, इंडियन फ्लेवर सुना है, अच्छी म्यूजिकलिटी है भाई उन सॉन्ग्स में। तो कहीं ना कहीं ब्रदर बी से आई वुड एक्सपेक्ट गुड म्यूजिकलिटी, और ये हुक उस चीज को कंप्लीटली मतलब उन एक्सपेक्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। Dollar sign forever the prime. तो डॉलर साइन फॉरएवर द प्राइम क्यों? क्योंकि पहली बात कृष्णा कह रहे हैं कि मैं डॉलर साइन हूं, मैं हमेशा सबसे ऊपर रहूंगा, फॉरएवर मैं प्राइम पे रहूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज का रेफरेंस है, वो ये है कि जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, वो एक प्राइम करेंसी है। एक तो वर्ल्ड के बाकी बहुत सारे करेंसी से उसका वैल्यू ज्यादा है, मैक्सिमम करेंसी से ही उसका वैल्यू ज्यादा है। ऑल्सो वो एक प्राइम करेंसी है जिसके साथ वर्ल्ड के बाकी सारे करेंसीज को इक्वेट किया जाता है। ऑल्सो ये प्राइम जो चीज है इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, बाद में काम आएगा। Dollar sign forever the prime, developing eloquent lines for delicate minds, we relevant. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि डेवलपिंग एलोक्वेंट लाइंस, की मैं अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहा हूँ, बहुत सुंदर सुंदर लाइनें लिख रहा हूँ उनके लिए जिनके माइंड्स डेलिकेट है। डेलिकेट माइंड होने का मतलब ये है कि जिनके माइंड सेंसिटिव है टुवर्ड्स गुड आर्ट एंड गुड नॉलेज एंड अदर स्टफ, तो उनके लिए मैं अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहा हूँ, स्मूथ लाइंस लिख रहा हूँ। Surprise is the element I revel inside, gentlemen they can't fuck with these lines, these rhymes celibate. तो बोल रहे हैं कि सरप्राइज इज द एलिमेंट, कि मेरा जो एलिमेंट है, मेरा जो पावर है वो है सरप्राइज कर देना ओपोनेंट्स को एंड आल्सो फैंस को, आई गेस। फिर बोल रहे हैं कि आई रेवल इनसाइड, कि मैं उनको सरप्राइज करने के बाद अंदर ही अंदर खुद खुश हो जाता हूँ। लेकिन एलिमेंट के बाद आई आ रहा है, इस चीज को नोटिस करो। तो आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है आयोडीन नाम के एलिमेंट को। अब आयोडीन नाम का जो एलिमेंट है वो हमारे ब्रेन्स में भी काम करता है। सो बेसिकली माइंड को अच्छे से चलाने में आयोडीन का फंक्शन है। सो इसलिए जो पिछला लाइन था माइंड वाला, उसके साथ यहाँ पर आयोडीन का भी एक संयोग है। Gentlemen they can't fuck with these lines, these rhymes celibate. They can't fuck with these lines का मतलब you cannot mess with my writing। लेकिन उसके बाद रेफरेंस आता है, क्योंकि लिटरली फक करने का मतलब होता है सेक्स करना, और जो सेलिब्रेट लोग होते हैं वो लोग सेक्स नहीं करते हैं। तो बोल रहे हैं कि दिस राइम्स सेलिब्रेट, मेरे जो राइम्स हैं वो सेलिब्रेट हैं, तो इसलिए उनके साथ आप फक नहीं कर सकते, ठीक है। सो फक के साथ डबल एंटॉन्ड है दिस लाइन। You can tell I stay fly, बिन देखे पासपोर्ट, मुझे यार टक्कर देने पर लिखाई का मिला क्रैश कोर्स। अब स्टेइंग फ्लाई का मतलब होता है लेड बैक रहना या फिर स्मार्ट रहना, सेक्सी रहना, वो सब चीज है। तो बोल रहे हैं कि मैं कूल स्मार्ट सेक्सी हूँ और मैं बहुत लेड बैक रहता हूँ बिन देखे पासपोर्ट, क्योंकि अब आपके पास जब पासपोर्ट रहता है तो आप फ्लाई करते हो प्लेन में। तो बेसिकली स्टेइंग फ्लाई को भी यहाँ पर ऐसा डबल एंटॉन्ड यूज करा गया है। मुझे यार टक्कर देने पर लिखाई का मिला क्रैश कोर्स। तो टक्कर जब देते हैं आप किसी चीज को, उसको हम एक क्रैश भी कह सकते हैं, क्रैश, ठीक है। तो बोल रहे हैं मुझे आए टक्कर देने, विच इज वेरी सिंपल, कि ये मुझको रैप में टक्कर देने आए हैं, पर लिखाई का मिला क्रैश कोर्स। अब क्रैश तो हो गया क्योंकि टक्कर हो गया है, तो उसके साथ टक्कर और क्रैश वाला डबल एंटॉन्ड समझ ही गए हो। और क्रैश कोर्स जो होता है वो हम एक टाइप के कोर्स को बोलते हैं, जो कि लाइक एक शॉर्ट कोर्स होता है, जिससे कि आप कोई चीज समझ लेते हो या फिर कोई सर्टिफिकेट गेन करते हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि लिखाई का मिला यहाँ पर क्रैश कोर्स, इनको जो कि रैपर्स हैं उनको मैं क्रैश कोर्स दे रहा हूँ लिखाई का, जब ये मुझको टक्कर देने आते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अ रेफरेंस टू द फैक्ट कि कृष्णा का रिसेंटली रैप का कोर्स भी आया है,
आफ्टर हिज बीफ विद एमिवे। इट माइट बी अ रेफरेंस टू दैट एज वेल कि मुझे आए टक्कर देने फिर लेकिन इनको लिखाई का मिल गया क्रैश कोर्स। ये अपनी कला में कच्चे जराना, अच्छे दूध पीते बच्चे भाग ना पाए बच के लाइक दे लैक्टोज। ये अपनी कला में कच्चे जराना अच्छे इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद लाइन है दूध पीते बच्चे भाग ना पाए बच के लाइक द लैक्टोज। तो कला में कच्चे कौन होता है? बच्चे जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे सारे काम में कच्चे होते हैं तो उनके साथ कंपेयर करा गया है उन रैपर्स को जो कि कला में कच्चे हैं। अब दूध पीते बच्चे जो होते हैं वो बहुत समय मुश्किलें आने पे भागने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ वो भाग ना पाए बच के उसका कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद कृष्णा बोलते हैं कि लाइक द लैक्टोज। अब लैक्टोज का ऑब्वियसली एक वर्ड प्ले है वहां पर कि फर्स्ट मीनिंग ये हो जाता है जिनके पास उंगलियां नहीं होती हैं पैरों में, पैरों की उंगली को टोज कहा जाता है। लैक टोज का मतलब होता है जिनके पास पैरों में उंगलियां ना हो। तो अगर दूध पीते बच्चों के पास पैरों में उंगलियां नहीं होंगी तो वो बच के भाग नहीं पाएंगे, वो भागने में असफल रहेंगे, इसलिए भाग ना पाए बच के लाइक द लैक्टोज। एंड देन लैक्टोज एक टाइप का शुगर है जो कि हमें मिलता है मिल्क के अंदर। तो आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब कि मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो कुछ बंदों को हजम नहीं होता, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। सो इसलिए लैक्टोज। वही माइंड स्टे करता नहीं मैं टाइम वे, झूठी है इनकी लाइनें बातें ना रखती मायने। I think these lines were pretty simple and I don't need to explain these lines at all. No monkey business when I try and say how many of your finest rappers are in my prime 8. अब monkey business का पहला मतलब ये होता है कि किसी को धोखा देना, deceitful behavior को हम monkey business कहते हैं। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि मैं धोखा देने वाली चीजें नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ और मैं तुमको भी धोखा नहीं दे रहा हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे इनके जो फेवरेट रैपर्स हैं, इनके जो फाइनेस्ट रैपर्स हैं, उनको मैंने अपने प्राइम में ईट करा है। अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि प्राइम वाला लाइन आप याद रखना, $, फॉरएवर द प्राइम। बेसिकली जब कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट के पीक पर होता है, अपने करियर के पीक पर होता है, हम कहते हैं कि द आर्टिस्ट इज इन हिज प्राइम। सो बेसिकली व्हाट इज सेइंग इज कि वो हमेशा ही प्राइम पर रहते हैं और वो हमेशा से ही ऐसे जो फाइनेस्ट रैपर्स जिनको बाकी लोग कहते हैं उनको वो हराते आए हैं, खाते आए हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और रेफरेंस है जो कि मंकीज के साथ यहाँ पर रिलेट होता है, क्योंकि मंकीज जो हैं वो प्राइमेट नाम के एक कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जूलॉजी में टैक्सोनॉमी देखेंगे तो बेसिकली प्राइमेट्स आर मंकीज। लेके आ तू क्रू तेरा $, सूट देगा देख के वजूद मेरा होता है इनका म्यूट चेहरा। ओके, these lines were pretty simple कि तेरा क्रू आएगा तो मैं उनको मार दूंगा और मेरा जो वजूद है उसको देख करके इनकी बोलती बंद हो जाती है, ठीक है। लूट तेरा लेके जाऊंगा लूट तेरा एंड इफ दे अटैक करूं स्नैप बैक न्यू एरा। लूटेरा मैं लेकर जाऊंगा लूट तेरा का यहाँ पर वर्ड प्ले है। द मीनिंग इज वेरी सिंपल कि तेरा जो भी लूट है वो मैं लेकर के चला जाऊंगा। बेसिकली गेमिंग टर्म्स, जहाँ पर गेम में अगर आपको कोई भी चीज मिलती है, कोई भी लाइक एमिनिशन एंड ऑल मिलता है, उसको आप लूट कह सकते हैं। स्पेशली जो आप अपने ओपोनेंट को मार करके कोई भी उससे चीजें छीनते हैं उसको लूट कहते हैं। तो वो बोल रहे हैं, कृष्णा यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तेरा लूट भी छीन लूंगा और इफ दे अटैक, अगर वो मुझ पे अटैक करे, आई विल स्नैप बैक। तो स्नैप बैक करने का मतलब होता है कि किसी चीज को रिटेलिएट करना, कि मैं पहले हमला नहीं करूंगा लेकिन अगर उन्होंने हमला किया तो मैं स्नैप बैक जरूर करूंगा, मैं उन पे वापस से वार जरूर करूंगा। और उसके बाद स्नैप बैक के साथ न्यू एरा जो टाइप के कैप्स होते हैं उसका भी रेफरेंस यहाँ पर यूज करा गया है। स्नैप बैक, न्यू एरा और टाइप्स ऑफ कैप्स। फिर से वही अंडरवेलमिंग होगा आता है तो उसका हम एक नेगेटिव पॉइंट काउंट करेंगे। I build a niche, put in verses that be deep as haiku, and tracks I leave behind impactful as the feet of kaiju. हाइकू जो होता है वो एक टाइप का जापानीज पोएट्री होता है जो कि जिसमें बहुत सारे डीप मीनिंग होते हैं और ऑब्वियसली किसी भी टाइप के पोएट्री में वर्सेस होते हैं। तो ब्रदर अपने वर्सेस को, अपने रैप के वर्सेस को वही हाइकू के वर्सेस के साथ यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे वर्सेस उस हाइकू की तरह डीप है। और उसके साथ ब्रदर ये भी कहते हैं कि आई बिल्ट अ नीश। नीश मतलब होता है किसी का अपना खुद का एक छोटा सा एरिया, ठीक है। अब जनरली इस चीज को हम लोग इकोलॉजी में यूज करते हैं इस टर्म को नीश में, लेकिन नीश का मतलब ये भी होता है कि एक सर्टेन फैन बेस, ठीक है। तो ब्रदरवी ये कह रहे हैं कि
क्योंकि वो एक लिरिकल रैप करते हैं, उनका एक सर्टेन टाइप ऑफ रैप है, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा एक सर्टेन टाइप ऑफ फैन बेस भी है। तो मैंने इस हिप हॉप म्यूजिक जॉनरा में अपना एक खुद का एक छोटा सा एरिया बनाया है, एक नीश बनाया है, और उसमें मेरा एक नीश फैन बेस भी है जो कि उस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करता है। And tracks I leave behind impactful as the feet of kaiju. तो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने करियर में जो ट्रैक्स छोड़ता हूँ, ठीक है, जो द ट्रैक्स आई लीव बिहाइंड, मतलब कि मैंने जो ट्रैक्स रिलीज कर दिए हैं, दे आर इम्पैक्टफुल एज द फीट ऑफ काइजू। काइजू मतलब कोई भी बड़ा मॉन्स्टर, उसको हम काइजू कहते हैं। आप जैसे कि गॉडजिला एक काइजू है, ठीक है। तो जब कोई बड़ा मॉन्स्टर चल के जाता है कहीं से, पहले तो उसका जब पैर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, नीचे की चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो भी जहाँ पर भी उसका पैर पड़ता है, और उसके बाद वो एक निशान छोड़ के जाता है, बड़ा बड़ा निशान छोड़ के जाता है। तो मतलब भी उसको अपने ट्रैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मैं जो ट्रैक्स रिलीज करता हूँ वो निशान छोड़ जाते हैं जैसे कि काइजू के पैर के निशान हो। लेकिन जब कोई भी अपने पैरों के निशान छोड़कर आगे बढ़ता है उसको हम लीविंग द ट्रैक्स भी कहते हैं। तो इसलिए लीविंग द ट्रैक्स जो एक इडियम है उसके साथ भी यहाँ पर ब्रदर भी खेलते हुए कि इन ट्रैक्स आई लीव बिहाइंड, सो आई लीव दीज ट्रैक्स बिहाइंड लाइक द फीट ऑफ काइजू। ऐसा बड़े बड़े निशान में छोड़ के निकलता हूँ। Can live a decade off of selling all my hasteful demos and still hit new highs every day like Timberlake falsettos. Can live a decade of selling all my hasteful demos, कि मैंने जल्दबाजी में जो डेमो ट्रैक्स भी बनाए हैं जो कि मेरे फाइनल ट्रैक्स भी नहीं है, उनको भी बेच करके मैं 10 सालों तक खा सकता हूँ। इतना बढ़िया मेरा म्यूजिक है, ब्रदर ये कह रहे हैं। Still hit new highs every day like Timberlake falsettos. अच्छा, हिटिंग न्यू हाइज का मतलब होता है कि नए नए अचीवमेंट गेन करना। ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि मैं हर दिन नए नए अचीवमेंट्स गेन करता हूँ, नए नए हाइज में हिट करता हूँ। लेकिन अब हाइज हिट करने के साथ वो टिम्बरलेक, जस्टिन टिम्बरलेक जो है उनके फॉल्सेटोस को भी कंपेयर करते हैं। तो जस्टिन टिम्बरलेक जो है, एक तो उनकी वॉइस ही काफी ज्यादा हाई पिच्ड है, और उसके बाद जब वो फॉल्सेटो मारता है, फॉल्सेटो टाइप का सिंगिंग टेक्निक होता है जहां पर कि आर्टिस्ट जो है वो अपने नॉर्मल वॉइस से भी ज्यादा हाई नोट्स गाता है। जैसे कि जब एक मेल सिंगर ऑलमोस्ट फीमेल लाइक वॉइस निकाले तो उसको हम फॉल्सेटो कह सकते हैं, फॉल्सेटो कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो बोले कि जब जस्टिन टिम्बरलेक जिसका वॉइस ऑलरेडी हाई है वो जब फॉल्सेटो मारता है, मतलब और भी हायर ऑक्टेव पे वो गाना गाता है, तो उसके जितना हाई मैं हर रोज हिट कर रहा हूं। तो हिटिंग हाइज का यहाँ पर डबल एंटोंड्रे भी है। तो हिटिंग हाइज का फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीएम यूज करा गया है, उसके बाद एज अ डबल एंटोंड्रे यूज करा गया है। Got you choking like this fluid in your trachea. Came to get killed like a nudist in Arabia. तो बोल रहे हैं कि ओपोनेंट्स मेरा काम देखकर या मेरे गाने सुनकर वो चूक हो जाते हैं, कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। बेसिकली उन लोगों को तकलीफ होती है मेरा काम, ये बोलना चाहते हैं। अच्छा, अब ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। और जब जैसे आपको सर्दी खांसी होती है तब ट्रेकिया में म्यूकस जम जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, राइट, जिसको हम लोग कफ बोलते हैं बेसिकली। सिमिलरली अगर आप कोई पानी पी रहे हैं, वो पानी गले में अटक जाए, विंड पाइप में अटक जाए, तो तब भी सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ब्रदर भी ये कह रहे हैं कि मेरे ओपोनेंट्स यहाँ पर ऐसे चोक करे जैसे कि इनके गले में पानी अटक गया हो। Came to get killed like a nudist in Arabia. तो अरेबिया में न्यूड घूमना ऐसा पब्लिक प्लेसेस में इज इलीगल, और उसके लिए आपको लाइक मारा भी जा सकता है, लाइक आपको फांसी की सजा या फिर लाइक डेथ सेंटेंस भी सुनाया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि मेरे ओपोनेंट्स यहाँ पर आए हैं मरने के लिए, जैसे कि ये अरेबिया में न्यूडिस्ट हों। I'm about to end y'all and prepone the climax. Take away your socks like a earphone with high pass. I'm about to end y'all and prepone the climax का मतलब ये होता है कि मैं इनको खत्म कर दूंगा और जो क्लाइमैक्स है उसको मैं आगे लेकर के आ जाऊंगा। क्लाइमैक्स क्या होता है? मूवी का एंड होता है, ठीक है। मूवी या किसी भी चीज का एंड को हम क्लाइमैक्स कहते हैं। बोल रहे हैं कि मैं इनका जो अंत है उसको मैं आगे लेकर आ जाऊंगा, मतलब इनके मरने के टाइम से पहले मैं इनको मार दूंगा। Take away your socks like a earphone with high pass. जब आप कोई भी चीज पे कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, स्पेशली अगर आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो, तो अगर उसमें हाई पास फिल्टर लगा हो तो जो लोअर पिचेस हैं वो आपको सुनाई नहीं देते हैं। सब बेसिक टर्म यूज होता है उन लोअर पिचेस को सिग्निफाई करने के लिए, उसको हम लाइक एज अ स्लैंग सब्स कह सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आई विल टेक अवे योर सब्स लाइक अ ईयरफोन विद हाई पास, जैसे कि हाई पास फिल्टर लगाओ तुमको लोअर पिचेस सुनाई ही ना दे रहे हो। अब टेकिंग अवे योर सब्स का मीनिंग क्या हो जाता है कि फर्स्ट मीनिंग हो जाता है सब्लिमिनल्स, कि तुम जो मेरे को सब्लिमिनल्स दे रहे हो और उसको मैं बिल्कुल आई विल रेंडर देम यूजलेस, लाइक उसका मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि तुम्हारे जो सब्लिमिनल्स हैं वो यूजलेस बन जाएंगे। ऑल्सो टेकिंग अवे योर सब्स कैन बी अ रेफरेंस टू रैपर्स लाइक एमी रे, जो जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं
लेकिन वो उसको जस्टिफाई करने लायक म्यूजिक नहीं डालते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रदरवी। अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ब्रदरवी यहाँ पर मे बी इट कैन बी अ रेफरेंस टू दैट कि बहुत ऐसे बंदे हैं जिनके पास जो वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स बैठे हैं, तो दैट ऑल्सो माइट बी अ रेफरेंस विच ही मेड थ्रू सब्स। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, हेट मत दिले लगना ब्रदरवी को, बस मेरे को लगा कि ये हो सकता है, ठीक है। When I drop a single, it's a carnival like Mardi Gras. You couldn't create a way with water in a Baltimore. मार्डी ग्रा जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, कार्निवल है। तो ब्रदर ये कह रहा है कि जब भी मैं एक गाना डालता हूँ, चाहे वो सिंगल ही हो, चाहे मैं एल्बम ईपी कुछ ना डालूं, ऐसा लगता है जैसे कि फेस्टिवल हो गया हो मेरे फैंस के लिए, वो लोग एक कार्निवल में आए हो। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ओपोनेंट्स के साथ उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं जब एक सिंगल डाल रहा हूँ तब तो फेस्टिवल बन जा रहा है मेरे फैंस के लिए, लेकिन तुम कोई वेव भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। वेव क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे या फिर आपके काम को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कृष्णा ने लिरिकल वेव क्रिएट किया है इंडियन हिप हॉप सीन में। कृष्णा ने लिरिकल रैप को इतना ज्यादा पॉपुलराइज किया है कि ही क्रिएटेड अ वेव ऑफ लिरिकल रैप, जिसके बाद बहुत सारे दूसरे रैपर्स अपने लिरिकल गेम को ऊपर लाने लगे, बहुत सारे ऑडियंस ने लिरिकल रैप को सपोर्ट करना चालू कर दिया और बहुत सारे नए रैपर्स ने भी कृष्णा की तरह लिरिकल रैप करने की कोशिश करी है। सो ही क्रिएटेड द लिरिकल वेव, दैट्स कॉल्ड क्रिएटिंग अ वेव। तो ब्रदर ये कह रहे हैं कि तुम कोई भी वेव नहीं क्रिएट कर रहे हो, ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो, और उस चीज को फिर फिजिकल वेव के साथ ब्रदर यहाँ पर रेफर करते हुए, क्योंकि फिजिकल वेव जो है वो पानी से क्रिएट होता है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बाल्टी में पानी भी हो तब भी तुम एक वेव क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि पानी से वेव क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है। लाइक सिंपली आप उंगली भी डाल दो तो वहां पर वेव हो जाएगा। See, I'm mostly nice, but if you chose to throw your shots, then I'ma have to drop you all like close to Toby guards. फिर मतलब ये कह रहे हैं कि देखो मैं हमेशा अच्छा ही रहता हूँ, सबके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे पे शॉट थ्रो करो, शॉट मतलब वही होता है सब्लिमिनल्स और ट्रैक्स पे शॉट लेना, तो अगर तुम शॉट्स थ्रो करो देन आई विल हैव टू ड्रॉप यू लाइक क्लोथ्स एट धोबी घाट। अब यहाँ पर शॉट के साथ गोली वाले शॉट का कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी को शॉट देते हो एक्चुअल गन से तो वो मर जाता है, तो ड्रॉप यू का मतलब किसी को मार देना, ठीक है। कि अगर तुम मेरे पे शॉट लेना चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें ऐसा शॉट दूंगा या फिर ऐसा जवाब दूंगा जिसकी वजह से यू विल ड्रॉप डेड लाइक क्लोथ्स एट धोबी घाट। मतलब फिर से ड्रॉप के साथ एक फिजिकल रेफरेंस यहाँ पर यूज करते हुए ब्रदर भी, क्योंकि धोबी घाट पे जब धोबी कपड़े लेकर जाता है सबसे पहले उसको नीचे ड्रॉप करता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जैसे धोबी घाट पे कपड़ों को ड्रॉप किया जाता है वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। These pussy rappers, we gon' leave them in a wet waste. They can't stomach your fetuses are dead weight. तो पुसी रैपर्स का मतलब आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड भी हो चुका है ये लाइन कि ये रैपर सारे पुसी है, मतलब कि ये रैपर्स डरपोक हैं और इनको मैं वेट वेस्ट में छोड़ दूंगा। अच्छा, वेट वेस्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको हम वेट वेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि केले का छिलका हो गया या फिर सब्जी के जो पील्स हो गए वो सब हो गए, और फिर जो पुराना खाना हम फेंकते हैं वो सब कुछ एवरीथिंग ऑर्गेनिक जो हम वेस्ट में डालते हैं उसको वेट वेस्ट कहा जाता है। तो ब्रदर भी कह रहे हैं कि ये जो रैपर्स है, जो डरपोक रैपर्स है, ये वेट वेस्ट है, ये देयर इज ऑर्गेनिक वेस्ट, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो बस कचरा है। उसके बाद पुसी और वेट का भी यहाँ पर रेफरेंस यूज करा गया है, क्योंकि पुसी जो है वो जल्दी वेट हो जाती है थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करने पे, तो उसके साथ भी वेट का रेफरेंस यहाँ पर यूज करा गया है। और नेक्स्ट लाइन पे इसको और ज्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट करा गया है। पुसी का क्या काम है? ठीक है, चलो भाई सेक्स करने का काम है, स्टिमुलेशन का काम है, वो सब ठीक है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, अल्टीमेटली काम यह है वजाइना का कि बच्चा पैदा करना है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पैदा ना कर सके, उसके पास वजाइना है पर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो वजाइना है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेट वेस्ट के साथ यहाँ पर भी रेफरेंस है, बिकॉज नेक्स्ट लाइन में ब्रदर ये कह रहे हैं कि they can't stomach you, your fetuses are dead weight. They can't stomach your fetuses are dead weight. They can't stomach you का नॉर्मल मीनिंग ये हो जाता है कि हमारा काम इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। कांट स्टमक का मतलब टॉलरेट ना कर पाना। फीटस का मतलब होता है अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। अब अगर हम नरक जा ही रहे हैं तो चलें क्या और एक कदम आगे फिर? अगर किसी का बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए तो एक तो वर्ड डेड हो गया। डेड का यहाँ पर आप वर्ड देख ही सकते हैं, डेड यहाँ पर लिखा हुआ है। डेड वेट
एक नॉर्मल इडियम आप कह सकते हैं कि ऐसा जो जिसको यूज करा जाता है एक ऐसे पर्सन को सिग्निफाई करने के लिए जो कि यूजलेस हो, ठीक है। तो यूजलेस का मतलब भी डेड वेट होता है और लिटरली डेड फीटस जो है वो यूजलेस है, इसलिए उसको भी हम डेड वेट कह सकते हैं। तो जो वजाइना ऐसा बच्चा पैदा कर रहा है जो कि पैदा होने से पहले ही मर जाए, वो वजाइना एक तो वेट वेस्ट है क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है, ऑल्सो फीटस अगर पैदा होने से पहले मर जाए तो इट इज डेड वेट। ऑल्सो फीटस को कहाँ कैरी करा जाता है? स्टमक में कैरी कर जाता है। सो दे कांट स्टमक यू, क्योंकि भाई स्टमक में तुम्हारा तो वो बच्चा कैरी नहीं हो रहा है सही से, इसलिए वो डेड वेट है। The next day your ex day, she dreaming I'm a jet spray, lifting up her spirits like her demons in a neck brace. जेट स्प्रे वो होता है जो कि आप लोग लाइक पॉटी करने के बाद पीछे पिछवाड़ा धोने के लिए यूज करते हो, ऐसा दबाने पे जिससे जेट की तरह पानी निकलता है, पिछवाड़े में हम यूज करते हैं। लेकिन उस चीज को बहुत लड़कियां नहाते वक्त, स्पेशली अगर बाथरूम में टब हो तो टब के साथ भी एक जेट स्प्रे रहता है, उस चीज को लड़कियां बहुत बार यूज करती हैं अपने वजाइना को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको एज अ सेक्स टॉय वो लोग यूज करते हैं बहुत समय। तो कह रहे हैं ब्रदर बी कि अगले दिन तुम्हारी जो एक्स है वो ड्रीम कर रही है कि मैं उसका जेट स्प्रे हूँ। तो बेसिकली जब जेट स्प्रे यूज करती है लड़कियां तो वो ड्रीम करती है किसी लौंडे के बारे में जिसके साथ वो सेक्स करना चाहती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ब्रदर बी कि तुम्हारी एक्स मेरे साथ सेक्स करने के बारे में ड्रीम कर रही है, Lifting up her spirits like her demons in a neck brace. तो जब वो मेरे साथ सेक्स करने के बारे में सोचती है तो उसके स्पिरिट्स लिफ्ट अप हो जाते हैं। लिफ्टिंग अप स्पिरिट्स का मतलब है कि किसी को खुश कर देना, वो खुश हो जाती है मेरे बारे में ये सब सोच करके। और लिफ्टिंग अपर स्पिरिट्स के साथ लिटरली लिफ्ट अप करने का भी एक रेफरेंस यहाँ पर यूज करा गया है, क्योंकि जो नेक ब्रेस होता है जैसे गले में पट्टा बांधा जाता है वो यूज करा जाता है गले को लिफ्ट अप करने के लिए। तो लिफ्टिंग अप लाइक अ नेक ब्रेस, लेकिन फिर यहाँ पर स्पिरिट्स के साथ डीमंस का रेफरेंस यूज करा गया है। तो लिफ्टिंग अप स्पिरिट्स का मतलब मैंने समझा दिया, लेकिन स्पिरिट का लिटरल मीनिंग होता है भूत, प्रेत, आत्मा। तो डीमन को भी स्पिरिट कह सकते हैं। सो अगर नेक ब्रेस में डीमंस हो तो क्या हो रहा है? लिफ्ट अप भी हो रहा है और स्पिरिट्स के साथ साथ हो रहा है। तो लिफ्टिंग अप स्पिरिट्स लाइक हर डीमंस इन अ नेक ब्रेस। Forever, forever, forever. ओके, फिर से एक बार वो हुक आ गया है, तो हुक के लिए हम एक नेगेटिव पॉइंट काउंट करेंगे बिकॉज इट इज बेसिकली यूजलेस। मूविंग ऑन। Ain't no competition, the opposition they're frail. I hit 'em with the precision of ammunition from planes. इन नो कंपटीशन, ये ऑपोजिशन है फेल कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकता इस रैप गेम में, और ये ऑपोजिशन जो है वो बेकार है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। I hit him with the precision of ammunition from planes, क्योंकि planes जो होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, उसमें जो एमिनेशन होता है उसमें एक होमिंग या फिर प्रिसिशन का सिस्टम होता है, जहां पर कि वो प्रिसाइसली जहां पर आप चाहें वहीं पर जाकर के वो मिसाइल लगता है या फिर गोलियां लगती है। तो बेसिकली प्लेन्स में जो एमिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। तो कह रहे हैं कृष्णा कि मैं अपने ओपोनेंट्स को प्रिसीशन के साथ हिट करता हूं, जहां पर उन्हें दर्द हो ठीक वहीं हिट करता हूं, जैसे कि प्लेन में दिया गया एमिनेशन हो। I'm winning every decision when I'm positioned to fail. अगर मेरे को फीलिंग पोजीशन पे भी रख दिया जाए, मतलब ऐसी पोजीशन में मुझको खड़ा कर दिया जाए जहां पर मेरा फेल होना, मेरा हारना निश्चित है, मैं तब भी वहां पर जीत करके निकल जाऊंगा। Man, I couldn't feel your rhythms if they were written in braille. देखो, फीलिंग द रिदम्स का एक तो नॉर्मल मीनिंग ये हो जाता है कि किसी गाने के साथ फील में आ जाना, बाउंस करना किसी गाने के साथ। तो कृष्णा ये कह रहा है कि तेरे गानों का रिदम मुझे फील नहीं होगा, आई कैन नॉट फील योर रिदम्स, आई कैन नॉट वाइब टू योर सॉन्ग्स बेसिकली इवन इफ दे वर रिटन इन ब्रेल, क्योंकि ब्रेल जो होता है वो अंधे लोगों का लैंग्वेज होता है। उनको सर्टेन शेप्स फील करने को मिलते हैं हाथ से, जिसको टच कर करके फिजिकली फील कर करके वो लोग समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये अंधे लोगों की पढ़ने की टेक्निक है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि तेरा रिदम अगर ब्रेल में भी लिखा हो, तेरे गानों को अगर ट्रांसलेट करके ब्रेल में भी लिख दे, जो कि लिटरली फिजिकली फील करके हम लोग पढ़ते हैं, तब भी मेरे को तेरे रिदम्स फील नहीं होंगे भाई। इस मेहनत की कभी मिली ना तालियां जैसे रोमनॉफ, but I kept that fire bottled up just like Molotov. तो मेहनत कभी मिली ना तालियां, तब तो बहुत ही सिंपल है, मेरी मेहनत का के लिए मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन रेफरेंस है नटालिया रोमानॉफ का। नटालिया रोमानॉफ ब्लैक विडो मार्वल की कैरेक्टर है, बहुत पॉपुलर, रेफरेंस समझ में आ गया होगा। But I kept this fire bottled up just like Molotovs. Bottled up
रहने का मतलब होता है कि किसी चीज को अपने अंदर दबाए रखना। कोई अगर अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए रखें तो उसको कहा जाता है कि ही इज कीपिंग हिज एंगर बॉटल्ड अप, ही इज कीपिंग हिज इमोशंस बॉटल्ड अप। ठीक है, तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो आग है, मतलब जो मेटाफोरिकल आग है, उसको मैं अपने अंदर बॉटल्ड अप रहता हूँ, अपने अंदर दबा के रखता हूँ। कैसे? जस्ट लाइक मोलोटॉव। अब मोलोटॉव क्या होता है? मोलोटॉव कॉकटेल एक टाइप का वेपन है जहां पर बॉटल के अंदर कुछ केमिकल्स डाला जाता है, उसके साथ एक कपड़ा लगाया जाता है जिसमें आग जब लगाते हैं तो बेसिकली उसको आप फेंक सकते हैं एज एन एक्सप्लोसिव। सो हम ये भी कह सकते हैं कि उस बॉटल के अंदर एक्सप्लोसिव लिटरली बॉटल्ड अप है, क्योंकि बॉटल के अंदर एक्सप्लोसिव कंटेंट है। Game में rookies want beef, no stroganoff. These pussies only talk, I call it vagina monologue. गेम में रुकीज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये लोग गेम में बचकाने हैं, बच्चे हैं, हम तो प्रो हैं, ये रुकीज हैं। ठीक है, रुकीज मतलब वो लोग जो किसी भी गेम में नए प्लेयर्स, उनको गेम के बारे में कुछ पता ही ना, और गेम से ऑब्वियसली रेफरेंस है हिप हॉप का यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि वांट बीफ लाइक स्ट्रोगनॉफ। वांट बीफ का एक तो मतलब हो गया कि वही इनको झगड़ा करना है, बीफ चाहिए इनको, लेकिन बीफ का लिटरल मीनिंग हमको पता है काउ मीट। तो बीफ से बनता है एक डिश जिसका नाम होता है बीफ स्ट्रोगनॉफ। तो बीफ स्ट्रोगनॉफ डिश का भी यहाँ पर रेफरेंस है। These pussies only talk, I call it vagina monologue. फिर से these pussies only talk, तो pussies से वही मतलब कि डरपोक रैपर्स। तो बोल रहे हैं कि ये जो डरपोक रैपर्स है ये बस बात ही करते हैं, इनका और कुछ करने का है नहीं। आई कॉल इट वजाइना मोनोलॉग्स। देखो, बातचीत को मोनोलॉग भी कह सकते हैं। जब कोई एक बंदा बात किए जा रहा है, किसी दूसरे बंदे को बात नहीं करने दे रहा है, तो उस चीज को हम मोनोलॉग कहते हैं। जैसे कि प्यार का मंचनामा में वो 5 मिनट का मोनोलॉग था कार्तिक आर्यन का, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि ये रैपर्स बातचीत करते रहते हैं, मोनोलॉग देते रहते हैं, लेकिन ये डरपोक हैं, केवल बात ही करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं। और उसके बाद पुसीज के साथ वजाइना का भी यहाँ पर वर्ड प्ले है। तो अगर पुसी, लिटरल पुसी जो वजाइना भी कह सकते हैं जिसको, अगर वो बातचीत करे तो उसको हम वजाइना मोनोलॉग कह सकते हैं। ध्यान देते खर्चों पर, नाम मेरा सर्च तो कर, I stay grounded जैसे बैठा मैं फर्शों पर। ध्यान देते खर्चों पर, नाम मेरा सर्च तो कर इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नथिंग टू एक्सप्लेन। आई स्टे ग्राउंडेड जैसे बैठा मैं फर्शों पर। तो आई स्टे ग्राउंडेड का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ, मैं ज़्यादा हवा में नहीं उड़ता हूँ, मेरे को पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ, कहने का ये मतलब है। तो आई स्टे ग्राउंडेड, लेकिन ग्राउंडेड रहने का फिर से लिटरल मीनिंग यहाँ पर यूज करा जा रहा है कि अगर कोई ग्राउंड पे बैठा है तो वो क्या है, वो फर्श पे बैठा हुआ है ना। तो आई स्टे ग्राउंडेड जैसे बैठा मैं फर्शों पर। They try and hit me with their hardest bars, pump hoker, but I keep pissing on their shit like the flush don't work. They try and hit me with the hardest bars is very simple to understand कि ये गाने में जो इनके जो भी हार्डेस्ट बार्स हैं, जो रैप वाले बार्स हैं, उनसे मेरे को हिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनसे मेरा मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन बार्स का जो लिटरल मीनिंग है, जो कि लोहे का रॉड होता है जिसको हम बार कहते हैं। बहुत समय क्या होता है कि लोग जब गुंडागर्दी करना चाहते हैं तो वो लोग जिम में पहले तो पंप करते हैं खुद को। ठीक है, जिम में एक्सरसाइज करने को पंपिंग कहा जाता है। तो जिम में पंप हो जाते हैं, उसके बाद ये लोहे का रॉड लेकर के या फिर बार लेकर के जाकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि वही ये लोग अपने हार्डेस्ट बार्स, पंप होकर के हार्डेस्ट बार्स लेकर के मुझको हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई कीप पिसिंग ऑन दिस शिट लाइक द फ्लश डोंट वर्क। लेकिन इनका काम जो है वो टट्टी है। ठीक है, देयर शिट मतलब उनके काम की बात की जा रही है यहाँ पर। इनका काम जो है वो टट्टी है और उसके ऊपर तो मैं मुद्द देता हूँ। जैसे कि ये फ्लश काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको लिटरली टट्टी के ऊपर मूतना कब पड़ेगा, अगर फ्लश काम ना करे। मतलब टट्टी करने के बाद अगर कोई फ्लश ना कर पाएगा, फ्लश काम ना करे, उसके बाद आपको टट्टी के ऊपर मूतना पड़ेगा। ये बहुत लोगों को पता है, स्पेशली इंडिया में जब आप लोग कोई भी पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं या फिर रेलवे में ट्रैवल करते हैं, बहुत समय हमें ये देखने को मिलता है कि फ्लश काम नहीं करता तो टट्टी के ऊपर ही मुतना पड़ता है। या वेरी बैड सिचुएशन, उसका रेफरेंस है। I send them flying in line like saber-tooths. I'm an asshole by nature but never betray the truth. I send them flying मतलब मैं इसको ऐसा घुसा मारूंगा कि ये लोग उड़ के गिरेंगे। आपको पूरा एकदम साउथ इंडियन मूवी है। ठीक है, दे लाइंग लाइक सेबर-टूथ। सेबर-टूथ जो है वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज है। तो दे लाइंग लाइक सेबर-टूथ मतलब कि ये लोग एक्सटिंक्ट एनिमल्स जैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। I'm an asshole by nature but never betray the truth. कृष्णा ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा लोग नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि कृष्णा लाइक किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, वो ही बर्न्स ब्रिजेस। रोहन करियप्पा ने भी ये चीज कहा है, और वो बातों को बोलने से कतराते नहीं है, किसी को भी डिस करने से कतराते नहीं है। सो
इन दैट सेंस वी कैन से कृष्णा इज एन एसोल, ठीक है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि आई एम एन एसोल बाय नेचर बट नेवर बिट्रे द ट्रूथ, कि चाहे मैं एसोल हूँ अपने नेचर से, लेकिन मैं कभी भी जो सच है उसको धोखा नहीं देता हूँ। बिट्रे द ट्रूथ मतलब कि सच को धोखा ना देना। अगर हम ओवरऑल मीनिंग देखें तो मतलब कि मैं झूठ नहीं बोलता। ऑल्सो यहाँ पर रेफरेंस है ट्रे द ट्रूथ नाम के रैपर का, जिसका गाना था एसोल बाय नेचर। जितना चाहे करना पाया come in and slay the booth I see envy all around but I Charlemagne aloof and that's स्ले द बूथ का मतलब होता है कि मैं जब रिकॉर्डिंग करने घुसता हूँ, उस चीज को बूथ भी कहते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, तो तब मैं स्ले कर देता हूँ, मतलब कि मैं पूरा किल कर देता हूँ सीन। मेरे गाने इतने बढ़िया होते हैं कि सीन किल हो जाता है। फिर कहते हैं कि आई सी एनवी ऑल अराउंड बट आई शैल रिमेन अलूफ। ऑल्सो शैल रिमेन का शार्लमेन के साथ यहाँ पर वर्ड प्ले करा है कृष्णा ने। अच्छा, तो पहला नॉर्मल मीनिंग ये है कि मैं हर तरफ एनवी देखता हूँ। एनवी मतलब कि जेलसी, ठीक है, ये लोग जेलस हैं मेरी सक्सेस से, तो मैं हर तरफ अपने चारों ओर जेलसी देखता हूँ, बट फिर भी मैं लेड बैक रहता हूँ। अलूफ मतलब लेड बैक रहना और इन सब जेलस चीजों से डिस्टेंट रहना। तो कह रहे हैं कि मैं जेलसी देखने के बाद भी खुश रहता हूँ, डिस्टेंट रहता हूँ और लेड बैक रहता हूँ, शांत रहता हूँ। अब रेफरेंस ये है शार्लमेन का। शार्लमेन जो है आई थिंक वो कोई पॉडकास्ट चलाते हैं, तो उस पॉडकास्ट में उनके साथ डीजे एनवी नाम के भी एक बंदे रहते हैं। तो डीजे एनवी का भी यहाँ पर रेफरेंस आई गेस, क्योंकि आई सी एनवी ऑल अराउंड। ऑल्सो पिछले लाइन के साथ भी एक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि शार्लमेन का एक शो भी है जिसका नाम है द गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। तो क्योंकि पिछले लाइन में कृष्णा ने कहा कि ही नेवर बिट्रेज द ट्रूथ, तो उसके साथ भी ये रेफरेंस हो सकता है शार्लमेन का। I see envy all around but I Charlemagne aloof and that's forever. And he ends it with and that's forever, कि मैं हमेशा इन टट्टी चीज़ों से दूर ही रहूँगा और मैं हमेशा सच बोलूँगा, हमेशा के लिए, forever, ठीक है। उसके बाद फिर से वही गंदा वाला होकर जाता है, तो उसके लिए हम एक नेगेटिव पॉइंट आउट करेंगे। And that's it. With that, we're at the end of this breakdown. ब्रेकडाउन अच्छा लगा है तो लाइक ठोकिए। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैंने कुछ गलत बताया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हर वीडियो में अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो मैं उस चीज़ को करेक्ट करके पिन कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। ये हर वीडियो में मैं करता हूँ। हर वीडियो में गलत तो नहीं बोलता, बट जिस वीडियो में मैंने कुछ भी गलत बोला हो, किसी ने पॉइंट आउट करा हो, तो मैंने उस चीज़ को करेक्ट करके पिन कमेंट में डाल दिया रहेगा। ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है, हमेशा। और लाइक ठोको, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। काफ़ी टाइम लगता है भाई ऐसा ब्रेकडाउन एडिट करने में। एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि सब कुछ नोटिफाई तुमको होता रहे। We'll meet you again soon with more breakdowns, more reactions and more original tracks. Most of all भाई original track को सपोर्ट करो भाई। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हो, तुम सपोर्ट नहीं करोगे कौन करेगा। एक ट्रैक का लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर, ऐसे कार्ड में पॉपअप हो रहा होगा, उसको चेकआउट करना। बढ़िया ट्रैक है, मजा ना आया तो बताना। So goodbye and take care. सिंगुलैरिटी की तरह शब्द मेरे भारी पर करते हैं जारी सारी हिट कलाकारी यहाँ लगे गिरधारी जैसे अद्भुत बारी बड़ी लिट से गीत लिख कर दिखाने के फीट मन में चैरिटी कैसे करता करे भी इन्फिनिट एबिलिटी टू गो बीट द वैनिटी आउट ऑफ फिक्स ब्रांड की मैं तो लेता ना मनी बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट द ऑन द बीट।